गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी को रीड कराऊंगा। ओके, पहले मैं आपको इसको अच्छे से रीड करा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, क्वेश्चन आते हैं इसमें से आपके, और इसीलिए मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो बस आप बस समझते रहिए, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द वन फैमिली ऑफ किंग्स एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो 1774 में लुइस 16 का जन्म फ्रांस में हुआ था, एक वॉर्नन फैमिली, एक अमीर घराने में। ठीक है, एक अमीर वॉर्नन फैमिली यानी कि बड़े घराने में या बड़ी फैमिली में जन्म हुआ था उनका, लुइस 16 का 1774 में फ्रांस में। ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिक एंटोनियो। ठीक है, तो जब वो 20 साल की उम्र में थे तो उनका विवाह हुआ था ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीटे से। ठीक है, 20 साल की उम्र में ही हो गया था ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिक एंटोनीटे। अपॉन द एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लेकिन जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि उनका जो खजाना है ना वो एक तरीके से खाली है। एम्प्टी ट्रेजरी, सारा खजाना उनका खाली है। Long years of war had drained the financial resources of France। तो हुआ क्या था, उसका रीज़न क्या था, लंबे समय से वहाँ पर युद्ध चले आ रहे थे। इस रीज़न से वहाँ का जो फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि युद्ध काफ़ी समय से वहाँ चले आ रहे थे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। ठीक है, अब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन वर्सेल्स में एक पैलेस था जिसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत अधिक था। एक वर्सेल्स में काफ़ी अच्छा पैलेस हुआ करता था उस टाइम पर, उसको मेंटेन करना ज़रूरी रहता था और उसको मेंटेन करना भी कोई आसान नहीं था, काफ़ी खर्चीला था उस समय पर। अंडर लुइस 16 France helped the 13 American colonies to gain their independence for the common enemy Britain। लुइस 16 ने 13 अमेरिकी कॉलोनीज़ की मदद की, और किस लिए मदद की, ताकि वो स्वतंत्रता पा सकें अपने, मतलब जो कॉमन उनके एनिमी, कॉमन दुश्मन था ना उनका, वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन का कब्जा था, अंडर में ये लोग काम करते थे, तो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे उस समय, ताकि जो उनका कॉमन दुश्मन है ना वो था ब्रिटेन, की ब्रिटेन को हरा सकें और उससे आज़ादी पा सकें। इसलिए 13 अमेरिकी कॉलोनीज़ की मदद की थी फ्रांस ने। आगे देखते हैं। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। और युद्धों का कारण जो ना उनका जो कर्जा था ना $1 billion से बढ़कर $2 billion हो गया था। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट। और जो लोग स्टेट को लोन दिया करते थे, यानी कि साहूकार लैंडर्स बोल सकते हैं, या जब इसमें ये बोल सकते हैं कि जो स्टेट को लोन दिया करते थे, नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। उन्होंने अपने इंटरेस्ट पर, जो अपने लोन पर 10% इंटरेस्ट और इंक्रीज़ कर दिया, चार्ज बढ़ा दिया उसका। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था कि जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट था ना उसका पेमेंट उन्हें अपने बजट से ही करना पड़ रहा था। ठीक है, अब उनके पास ऐसा कोई मीडियम नहीं था जिससे वो उसका भुगतान कर पाए या पे कर पाएँ। उनके पास जो बजट था ना, तो उनका बढ़ा हुआ जो चार्ज था, इंटरेस्ट था, उस बजट में से पेश करना पड़ रहा था। सॉरी, आगे देखिए। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। इसके करने के बाद भी उनके जो रेगुलर खर्चे हुआ करते थे, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी
द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज़। जो रोज़मर्रा के खर्चे थे उनके, जैसे आर्मी का खर्च, आर्मी को मेंटेन करने का खर्च, कोर्ट को जो किला को मेंटेन करने का खर्च, ओके, और रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स का खर्च, यूनिवर्सिटीज़ का खर्च। द स्टेट वाज फोर्थ इंक्रीज टैक्स। ये रोज़मर्रा के खर्चे को मतलब निपटाने के लिए उन्होंने अपने टैक्सेस में जो स्टेट के टैक्स को उनको इंक्रीज कर दिया, उसको और बढ़ा दिया। येट इवन दिस मीजर वुड नॉट हैव सपोर्ट, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid। तो फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में कई पार्ट्स में डिवाइड थी, यानी कि 3 स्टेट्स में डिवाइड थी उस समय। स्टेट्स मतलब हो जाता है रियासतें, 3 रियासतों में डिवाइड थी उस समय। ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स, और जो टैक्स पे किया करते थे वो सिर्फ तीसरी रियासत के लोग टैक्स को ही पेड किया कर सकते थे, बाकी नहीं कह सकते। इधर पेंटिंग में आपको देखिए ये दिया हुआ है, इधर फर्स्ट स्टेट का दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेट इधर, सेकंड ये, थर्ड स्टेट में देखो ये सारे लोग आ जाते हैं। द बिजनेसमैन है, मार्शनेट्स, कोर्ट्स ऑफिसर्स, यानी कि जो बड़े बड़े लोग इसमें थर्ड स्टेट में आ जाते हैं, ये सारे पीसेंट और इसमें ये सारे आ जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड रियासतों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट्स को लोगों को टैक्स ही देना पड़ता था इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब ये जो स्टेट थी ना, सोसाइटी थी, वो एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा थी जो मिडल एज से चला आ रहा था, द टाइम ओल्ड रेजिमी इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अच्छा, ये जो हम ओल्ड रेजिमी बोलते थे, वो जनरली उन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट्स को जो फ्रांस के थे 1789 से पहले उनको बताने के लिए किया जाता था उस समय। ठीक है, उस समय जो इंस्टीट्यूट्स थे फ्रांस के थे, 1789 से पहले उनको बताने के लिए किया जाता था ओल्ड रेजिमी। आगे देखिए, फिगर्स टू शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। अब ये जो फिगर 2 है ये बताता है कि किस तरीके से स्टेट्स में जो सिस्टम डिवाइड किया गया था वो फ्रांस सोसाइटी के अंदर ही था। ठीक है, तो वो फ्रांस सोसाइटी के अंदर ही था। आगे देखते हैं, पीसेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉल्यूशंस। तो फिर जो अब ये जो आगे देखते हैं, फिगर 2 पीसेंट मेड अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, अब ये कहने का मतलब है उस समय जो आम जनता थी ना, आम जनता वो पॉपुलेशन का 90% थी उस समय पे। ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े लोग वहाँ पर कम थे, लेकिन जो आम जनता थी उस समय सिर्फ 90% थी उस समय वहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। बहुत कम ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें थी जिस पर वो खेती करते थे। उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास खेती थी और वो खेती करते थे, बहुत कम थे। ठीक है, तो आम जनता थी लगभग 90% थी, टोटल पॉपुलेशन का 90% थी, और बहुत कम ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीनें थी और वो खेती कर सकते थे। ठीक है, आगे देखिए। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स, द चर्च एंड अदर्स रिचेस्ट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। अब जो लगभग 60% भूमि थी ना, वो बड़े लाइन वाले लोग थे, सिर्फ उन्हीं के पास थी 60%। ठीक है, जिन्हें लॉर्ड, एक तरीके से लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड का मतलब यहाँ पर बड़े लोगों से कहा गया जो अमीर हुआ करते थे, स्टेट यानी कि बड़ी रियासतों में हुआ करते, उन्हीं के पास था। और चर्च के पास भी बड़े बड़े रईस लोग थे, थर्ड स्टेट के पास, उनके पास भी थी। आगे देखते हैं, चर्च ऑफ द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट, दैट इज द clergy and the nobility enjoyed certain